नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि यहां खबर उस अंदाज में है जैसे खबर आपको कहीं और नहीं मिलेगी और उस अंदाज में है कि आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में आपके लिए आज क्या क्या लेकर आया हूं, कौन कौन सी क्लास लगेगी आपको बता दूं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे क्यों होकर रहेगा, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या सर्वे होगा नहीं होगा। हमारे पास क्या ऐसी बातें हैं जो कहती हैं कि सर्वे होकर रहेगा, आज आपको यह बताऊंगा। कोर्ट के आदेश की वो लाइनें भी पढ़कर सुनाऊंगा जो कोई नहीं बता रहा। साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने वालों ने अंदर क्या देखा था, इसके बारे में जानकारी दूंगा। शाहीन बाग का चैप्टर खोलूंगा और शाहीन बाग में बुलडोजर रोकने वालों की जरा आज क्लास लगेगी। शाहीन बाग को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए भाई? होनोलुलु में है क्या शाहीन बाग, की इंडिया में ही है? ताजमहल के तहखाने में 22 बंद कमरों की हिंदू फाइल्स भी आज खोलने वाला हूं, तो जरा आराम से बैठिए। शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले उस भीड़ तंत्र का चैप्टर जिसे देश के कानून में अपने लिए स्पेशल डिस्काउंट चाहिए। पाठशाला में आज आपको सबसे पहले 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों से ही सवाल उठता है कि देश में एक वर्ग खुद को कानून में स्पेशल डिस्काउंट क्यों चाहता है और उसे इस डिस्काउंट की आदत लगाई गई है क्या। पहली तस्वीर दिल्ली के शाहीन बाग की है। यहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंचा, सियासी दलों ने भीड़ के साथ हंगामा किया, बुलडोजर बिना चले वापस चला गया। बुलडोजर का एक्शन हो ही नहीं पाया, वहां कार्रवाई नहीं हो पाई, अतिक्रमण नहीं हटा पाया वो। भीड़ इकट्ठा हो गई, सड़क पर लेट गई, कुछ महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गई, नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दूसरी तस्वीर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की है, जहां 2 दिन वीडियोग्राफी होनी थी, लेकिन दोनों दिन मस्जिद परिसर के अंदर उस हिस्से में जाने ही नहीं दिया भीड़ ने जहां वीडियोग्राफी की मांग की गई थी। सर्वे टीम का विरोध हुआ। यहां भी वही भीड़ तंत्र, लोग आकर खड़े हो गए, नहीं अंदर नहीं जाने देंगे। तीसरी तस्वीर कुछ दिन पहले दिल्ली के ही जहांगीरपुरी की है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला तो सेक्युलर ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और अतिक्रमण हटाने पर स्टे लग गया था। स्टे तो आनन फानन में लगा, अब बताया जा रहा है कि इस पर अगली जो सुनवाई होगी वो छुट्टियों के बाद होगी। सवाल है कि क्या इस देश का कोई भी नागरिक संविधान से ऊपर है क्या देश संविधान से चलेगा या धर्म के हिसाब से चलेगा? क्या इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के कानून को ताक पर रख दिया जाएगा? संवैधानिक कार्रवाई को रोका जाएगा? क्या कानूनी कार्रवाई के उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर देश के कानून को ऐसे ही ताक पर रखा जाना है तो फिर कैसे कहेंगे कि यहां कानून का राज चलता है? और सब क्यों ना ये सोचें कि भाई अगर उनके हिसाब से उनकी भीड़ इकट्ठा हो जाए और सब कुछ रोक दे तो एक बड़ा वर्ग जो है वो कहे हम भी भीड़ बन जाते हैं, फिर भीड़ तंत्र ही चलना है तो हमारी भी चले। अगर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भीड़ खड़ी होकर कहेगी मस्जिद परिसर में नहीं जाने देंगे, तो एक भीड़ तो फिर बाहर भी खड़ी है, उसके मन में भी प्रश्न आएगा कि क्या हम अंदर क्यों नहीं जाने के लिए भीड़ का सहारा लिया जाए, कोर्ट के आदेश का पालन क्यों ना करा लिया जाए। यही भीड़ तंत्र खतरनाक है, यह समझना होगा। भीड़ तंत्र के सहारे ना अतिक्रमण हटाने दिया जा रहा है, ना ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के कोर्ट के आदेश को माना जा रहा है। आप ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और वीडियोग्राफी का ही केस देख लीजिए। पिछले हफ्ते शुक्रवार और शनिवार 2 दिन सर्वे और वीडियोग्राफी होनी, लेकिन इसका न सिर्फ वहां पर विरोध किया गया बल्कि सर्वे और वीडियोग्राफी रुकवाने के लिए फिर से कोर्ट पहुंच गए। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में वाराणसी की कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट अब कल 2 बातें तय करने वाला। आपको पहले ही स्पष्ट बता देता हूं क्योंकि उसमें भी घुमाया जाएगा। पहली बात जो कल कोर्ट तय करेगा वो ये कि एडवोकेट कमिश्नर वही रहेंगे या उनको बदलना है, क्योंकि डिमांड यही की गई है कि ये जो है वो बायस्ड है, इनको बदल दीजिए। दूसरी बात कल कोर्ट तय कर देगा कि वीडियोग्राफी की अगली तारीख क्या होगी, सर्वे की अगली तारीख क्या होगी।
मतलब सर्वे होगा या नहीं होगा इस पे तय नहीं होना है, अगली तारीख कौन सी है जब सर्वे होना है ये तय होना है। तो सर्वे तो होकर रहेगा। एडवोकेट कमिश्नर पर मस्जिद कमेटी आरोप लगा रही है कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, वो हिंदू पक्ष के इशारे पर बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, इसलिए एडवोकेट कमिश्नर को बदल दिया जाए। अब मैं आपको जरा सच्चाई बताता हूं। ये जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए, उनको अब तक अपना काम ही पूरा करने का मौका नहीं दिया गया, तो बायस्ड कैसे हो गए? मस्जिद के अंदर जहां पे सर्वे होना है वहां कमिश्नर को जाने ही नहीं दिया। जब तुमने जाने नहीं दिया, काम हुआ नहीं, तो आदमी बायस्ड कैसे हो गया? अब तक सिर्फ मस्जिद का जो बाहरी परिसर है वहीं तो वो आदमी जा पाया है, मस्जिद के अंदर आप जाने नहीं दे रहे हो, तो बायस्ड कैसे हो गए? कमिश्नर मस्जिद परिसर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध कर दिया। यानी मोटे तौर पर आप देखिएगा तो कोर्ट कमिश्नर पर बायस्ड होकर काम करने का आरोप सिर्फ इस मामले में लगाया गया, इस तरीके से लगाया गया कि सर्वे और वीडियोग्राफी को डिरेल कर दो, 2 दिन टाल दो, 4 दिन टाल दो, फिर आगे देखेंगे आगे कैसे रोकना है, अभी तो रोक दो। ये हिसाब बैठा दिया। भाई जो आदमी अंदर ही नहीं गया, भाई आप कह रहे हो कि फलाना टीचर जो है वो अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे को उसने फेल कर दिया। अरे कैसे फेल कर दिया जब उसको पढ़ाने ही नहीं दिया बच्चे को? तो बच्चा टीचर की वजह से कैसे फेल हो गया? तो इसका मतलब आपकी मंशा ही नहीं है कि टीचर पढ़ाए। सिंपल एग्जांपल है। मस्जिद कमेटी ने बार बार सर्वे और वीडियोग्राफी में अड़ंगा लगाने की कोशिश की। पहले कहा कि मस्जिद के अंदर सिर्फ मुस्लिम और सुरक्षा बल जा सकते हैं, याद है ना, यही वाला तर्क उन्होंने दिया था। फिर कहा कि मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सर्वे वाले दिन बड़ी संख्या में मस्जिद में नमाजियों को इकट्ठा कर लिया। फिर कहा कि एडवोकेट कमिश्नर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो निष्पक्ष नहीं है। फिर कहा कि मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। मतलब हर इधर से एक पर्ची निकालते हैं उसमें कोई बहाना, इधर से एक पर्ची निकालेंगे उसमें कोई बहाना। अरे बहाना क्या बना रहे हो? अगर मस्जिद ही है तो जान दो अंदर, इधर से उधर से पर्ची निकाल के बहाना कितने दिन टालोगे ऐसे? मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद की बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करने का कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि यह बात सही नहीं है। अभी 26 अप्रैल के ऑर्डर में जिला अदालत ने क्या कहा था वो सुन लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। यह कोर्ट का आदेश है, इसको सुनिए, जो कोई आपको नहीं बता रहा। प्रतिवादी गण यानी मुस्लिम पक्ष, उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखने से स्पष्ट है कि इस बात की आपत्ति नहीं की गई कि कमीशन की कार्रवाई ना हो। पहली बात, कमीशन की कार्रवाई ना हो इसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के अंदर नहीं किया। बाहर वो ज्ञान दे रहे हैं कि 1991 का एक्ट है, नहीं होना चाहिए, ये मुसलमानों पर ये है वो है। अंदर कोर्ट के ये नहीं कहा, क्योंकि वहां वो मामला टिकता नहीं, इसलिए अंदर बोला ही नहीं। कोर्ट कह रहा है बल्कि उनके द्वारा मुख्य 2 बिंदु उठाए गए। इसमें कितने व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाए, मतलब कितने लोग अंदर जाएंगे सर्वे के दौरान, वीडियोग्राफी के दौरान, और कमीशन कार्रवाई के दौरान मौके का स्थल क्या होगा, मतलब किस एरिया में सर्वे होगा। ये 2 पॉइंट उठाया। कमीशन के स्थल के बाबत वादीगण यानी हिंदू पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 11 ग में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि किन किन चीजों का कमीशन होगा। कोर्ट ने कहा इन्होंने बता रखा है ना हिंदू पक्ष ने कि किन किन चीजों की वीडियोग्राफी होनी है, सर्वे होना है, तो वो चीज तो लिस्ट है कि भाई इसी का होना है। प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष का यह प्रश्न है कि बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद में जाने वाले गेट का उपयोग मुसलमान और सुरक्षाकर्मी ही कर सकते हैं। कोर्ट कह रहा है यह सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि बहस के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि मस्जिद के अंदर किसी भी धर्म का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को इस कारण से मस्जिद में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मुस्लिम धर्म का नहीं है। यानी कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदू पक्ष ने बता रखा है कि कहां कहां उनको वीडियोग्राफी चाहिए, कहां कहां सर्वे चाहिए। मुस्लिम पक्ष पहले कह रहा था कि वहां सिर्फ सुरक्षाकर्मी और मुसलमान जा सकते हैं, लेकिन आपके ही वकील ने कहा कि वहां तो कोई भी जा सकता है मस्जिद के अंदर। तो इसका मतलब कोर्ट ने सीधा स्पष्ट कर दिया ना भाई कि जहां हिंदू पक्ष चाह रहा है वहां अगर सब जा सकते हैं तो वो होगा। क्या रह गया इसमें क्या कंफ्यूजन क्या है? कोई कंफ्यूजन है नहीं, बनाया जा रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने वकील और वकील अपने साथ एक सहयोगी ले जा सकता है, मतलब दोनों पक्ष के एक एक वकील हो गए, उसका एक एक असिस्टेंट हो गया, 2 लोग हो गए।
इसके अलावा एडवोकेट कमिश्नर हो गए और कमीशन में सहयोग करने वाले व्यक्ति ही सिर्फ आ जा सकेंगे। तो कौन अंदर जाएगा नहीं जाएगा यह भी क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है। कोई कंफ्यूजन है नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है ताकि मामला बढ़ जाए। और जब ये बातें क्लैरिफाई हो गई कि देखिए ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो क्या करो, कोर्ट कमिश्नर को ही कह दो कि ये आदमी बायस्ड है। यहां अहम बात यह भी है कि वाराणसी की जिला अदालत ने इस मामले में 8 अप्रैल को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था, 8 अप्रैल को। और जब सर्वे की तारीख तय होने की बात हुई तो मस्जिद कमेटी सर्वे रोकने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। 21 अप्रैल को हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज हुई थी। सवाल यह है कि जब मस्जिद के अंदर सर्वे का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं था तो फिर मस्जिद कमेटी सर्वे को रोकने में जोर क्यों लगा रही थी? लॉजिकल सोचिए, कोर्ट ने कहा सर्वे होगा और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया, आप हाईकोर्ट चले गए ये कहने के लिए कि भाई फलाने सर्वे मत होने दीजिए। भाई आप खुद कह रहे हो श्रृंगार गौरी तक आके देख लो वीडियोग्राफी, कर लो वीडियोग्राफी, तो वहां तक तो आप खुद ही अलाउ कर रहे थे, कह रहे थे यहां आ जाओ, तो रोकने के लिए गए थे। इसका मतलब उसके बाद की बात होगी कि इसके अंदर भी ये लोग जाएंगे, इसको रोको, तभी तो कोर्ट गए थे ना। तो इसका मतलब आपको पता है कि कहां की वीडियोग्राफी की बात है, तभी दौड़े दौड़े कोर्ट गए थे। वहां मुंह की खाए तो फिर यहां भीड़ तंत्र लेकर चले आए। सिंपल सी बात है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर के बावजूद सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर जाने नहीं दिया गया। यह कोर्ट की सीधी सीधी अवमानना है। हिंदू पक्ष सीधी मांग कर रहा है कि मस्जिद के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मस्जिद के अंदर तहखाने की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मस्जिद के नीचे तहखाने में व्यास जी पूजा करते थे। इस पूरे इलाके का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है। अब ये व्यास जी कौन थे, इन्होंने क्या देखा, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चल रहा हूं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जी के पास, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विष्णु भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। आज बताइए जरा, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्या तर्क दिए गए, क्या जिरह हुई और उसका क्या लब्बो-लुआब निकला? देखिए, जैसे लटकाने, अटकाने और भटकाने का ये सबसे बेस्ट केस है कि कैसे सब कुछ मतलब एकदम स्पष्ट क्लियर। अब मुझे लगता है मेरे से अच्छा आपने समझा दिया है। इस पाठशाला के कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छे से सिरे वाइज एक्सप्लेन कर दिया है। और यही दैट्स द पॉइंट, यही रूट ऑफ द मैटर है कि उसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाईकोर्ट गए थे। आज कोर्ट के अंदर इन्होंने सबसे पहले देखिए एडवोकेट कमिश्नर, मैं तो मतलब आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, जिस दिन उस दिन सर्वे हो रहा था एडवोकेट कमिश्नर ने बाहर से सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जब एडवोकेट कमिश्नर मस्जिद के अंदर जाना चाहता है, ये तो सर्वे का सिर्फ प्रथम दौर है, प्रथम दौर। कहते हैं जो मुस्लिम पक्ष के वकील है क्या बायस्ड है। तो एडवोकेट कमिश्नर शॉक्ड हो गया कि सर ना अभी तक मेरी रिपोर्ट आई है, ना अभी तक मैंने कोई बात आपसे बोली है, आपके सारे ऑब्जेक्शंस मैंने सुने, वीडियोग्राफर है वो आपके सारे ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है, अभी तो मुझे अपनी बात लिख के कोर्ट में देनी है, तो मैं बायस कैसे हो गया? मस्जिद के अंदर जाने का स्पेसिफिक ऑर्डर है, मैं तो उस ऑर्डर को कंप्लाई कर रहा हूं, इसमें मैं बायस कैसे हो गया? पर नहीं हो, शोर शराबा हंगामा, जितने मुस्लिम पक्ष के जो 5 वकील आए होते, शोर शराबा हंगामा, हम तो नहीं जाने देंगे। और उसके बाद बाकी भीड़ तंत्र का जो सहारा लिया गया, तो स्पष्ट। और आज भी कोर्ट में उन्होंने टाइम मांगने की कोशिश की। पूरा इंटेंशन है कि कैसे इस सर्वे को टाला जा सके। देखिए, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, ऑनेस्ट प्रयास कर रहे हैं। कल अफवाह उड़ी कि हमारे जो पिटिशनर है राखी सिंह, वो केस विड्रॉ कर रही हैं। जब मैंने अपनी पार्टी से पूछा, उन्होंने कहा हम तो कोई केस विड्रॉ नहीं कर रहे। तो हर तरह से जितने हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और हमारी लीगल टीम पीछे हटने वाली नहीं, ना हमारे पिटिशनर पीछे हटने वाले। हमने अपना केस सच्चाई से कोर्ट में लड़ा है और कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है, हम उस ऑर्डर की कंप्लायंस के लिए जा रहे हैं। आज कोर्ट में कहते हैं कि 10 दिन का समय चाहिए, जो हमने रिप्लाई फाइल किया उसके ऑब्जेक्शन के लिए। मतलब उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन दिया कि सर्वे कमिश्नर बायस्ड है। हमने 2 पन्ने का जवाब दिया सुशांत भाई, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि सर्वे अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। कहते हैं इस चीज के जवाब के लिए 10 दिन का समय चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कल उसको तारीख मुकर्रर की है, कल कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करेगा। नहीं विष्णु भाई, लेकिन कल तो कोर्ट ये बताएगा ना कि अगली कौन सी डेट पे सर्वे होगा। सर्वे होगा या नहीं होगा ये तो प्रश्न नहीं है, सर्वे होगा, डेट कौन सी होगी ये बताया जाएगा ना। ये भी बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि एडवोकेट कमिश्नर बदल रहा है कि नहीं है, जो इन्होंने बायसनेस का आरोप लगाया है। तो मतलब डेट पता लगना है और कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर कौन होंगे ये पता लगना है। सर्वे तो 100% होना ये तय है।
ये तय है। ये 26/4 के ऑर्डर में भी लिखा है कि सर्वे होने से इनका विरोध नहीं है। अच्छा, इनकी वो जो आपत्ति एरिया है- क्या अब लिख कर बताएगा कोर्ट कि भाई कहां कहां होना है? देखिए, इन्होंने इस तरह के ऑब्जेक्शंस किए हैं, इसलिए हमने एक एप्लीकेशन लगा के ये भी कहा है कि एरिया ये भी लिख दिया जाए, तहखाना भी खोला जाएगा, और ये भी लिख दिया जाए कि मस्जिद के अंदर जाना है, राइट साइड से जाना है, ये भी लिख दिया है, क्योंकि वो कह रहे थे राइट साइड से जाना है, फिर एक हाथ बाएं मुड़ना है, फिर थोड़ा ऐसे सरक के जाना है, सब लिखवा मतलब लीजिए। हाँ, इस तरह की बातें की जा रही है। देखिए, कोर्ट का बहुत स्पष्ट ऑर्डर है कि मस्जिद के अंदर बैरिकेडिंग के अंदर जाने का जो इनका आर्गुमेंट है वो सत्य प्रतीत नहीं होता, यहाँ पे आपने भी बताया है। तो स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का। मुझे लगता है कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भीड़ तंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरा ये रिस्पेक्टफुल सबमिशन है, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये बहुत बहुत गलत मैसेज आएगा कि अगर कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस भीड़ तंत्र की वजह से नहीं होगी तो ये गलत होगा। और नहीं विष्णु भाई, लेकिन मैं तो कहूंगा आप लोग कल कोर्ट में ये भी जरूर बोल दीजिएगा कि भाई अगर कोर्ट आदेश दे रहा है वीडियोग्राफी और सर्वे की, तो प्रशासन को भी आदेश दे कि जो भी आपको तरीका अपनाना है ये करवाइए, चाहे वो लाठी चलानी पड़े, दूसरा तरीका हो, प्यार से हो, मोहब्बत से हो, दूसरे तरीके से हो, क्योंकि ये देश का कानून के ऊपर कोई नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है सरकार इसको बहुत एक्सटेंसिवली वॉच कर रही है, और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सीआरपीएफ है, क्योंकि वो रेड जोन पूरा सीआरपीएफ के अंडर आता है, वो सब इसको वॉच कर रहे हैं। और जो भी सही कदम होगा इस कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए, वो सारे कदम वो उठाएंगे, वो उनका विषय है और वो उनको उठाने भी हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर उसकी कंप्लायंस होनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कल कोर्ट में ये जो 2 दिन में हुआ है उसकी वो बात भी रखेंगे, जो बायसनेस का आरोप लगाया गया उसकी वो बात भी रखेंगे। तो मुझे लगता है कल की प्रोसीडिंग्स में सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने बताया कि जो कोर्ट का ऑर्डर है 26/4 का, वो बहुत स्पष्ट है। पर जिस तरह से मुस्लिम पार्टीज ने एक बचकाने तरह से आरोप लगाए हैं और ऑब्जेक्शंस उठाए, उसका भी कल निस्तारण हो जाएगा। एक आखिरी चीज बता दीजिए, मान लीजिए कल ऑर्डर हो गया तो एक दिन बहुत है वो वीडियोग्राफी करने के लिए? नहीं, थोड़ा तो समय लगेगा उस वीडियोग्राफी करने में। उसका कारण यह है कि बहुत बारीकी से वीडियोग्राफी उसकी की जाएगी। जो तहखाने हैं उसमें बहुत लोग बता रहे हैं सांप, बिच्छू, और क्योंकि 1990 से वो तहखाना बंद है, तो उसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा, उसके बाद पूरे साफ जगह की क्लियर तरह से पिक्चर ली जाएगी। तो थोड़ा तो उसमें समय लगेगा। मस्जिद के अंदर एंट्री की जाएगी, वहां पे जो एक एक दीवार है उन सब की पिक्चर ली जाएगी, मस्जिद किस ढांचे पे खड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो वेस्टर्न वॉल है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, मस्जिद उसी ढांचे पे खड़ी है, कोई नया स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया गया। इन सारे मतलब इंपॉर्टेंट पहलुओं की जो हमारा लुकआउट है, उसकी हम सर्वे टीम से और वीडियोग्राफर से और एडवोकेट कमिश्नर से कहेंगे कि उसकी बारीकी से उन सब की वीडियोग्राफी की जाए। उसमें थोड़ा समय लगेगा, कितना समय लगेगा तो यहां तो अभी मैं नहीं बता सकता हूं। पर सर्वे की जब कार्रवाई कल कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जो भी कोर्ट ऑर्डर देगी, अगर कोर्ट ऑर्डर देगी कि सर्वे आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी जो कार्रवाई होगी उसमें जितना समय लगेगा, कम जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम करेंगे। आप लोग क्या मान के चल रहे हैं, तहखाने में क्या क्या मिलेगा? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो हमें बनारस के, काशी के लोगों ने बताया है और जो हम बिलीव करते हैं, और जो इस केस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो ये कहते हैं चिक चिक के कि उस पूरे प्लेस का कैरेक्टर एक हिंदू मंदिर का था। मैं इस समय अभी एएसआई के सर्वे की बात ही नहीं कर रहा हूं। एएसआई का सर्वे होगा तो उसमें और डिटेल में चीजें मिलेंगी। मैं तो सिर्फ यहाँ पे उस परिसर की वीडियोग्राफी की बात कर रहा हूं। और मैं आपके चैनल पे बात बोलना चाहता हूं कि जब तहखाने का सर्वे होगा, हिंदू मंदिर का कैरेक्टर मिलेगा, एक हिंदू मंदिर का कैरेक्टर मिलेगा। क्योंकि जब औरंगजेब ने बाबरी ज्ञानव्यापी मस्जिद का ये विध्वंस किया था, उसके बाद भी हिंदुओं ने उस स्थान को छोड़ा नहीं था। 1809 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉटसन ने लिखा है कि इनको ये स्थान दे दिया जाए। जेम्स प्रिसेप की किताब है हिस्ट्री ऑफ बनारस, उसमें उसने लिखा है कि जब ये तोड़ दिया गया, उसके बाद भी हिंदू उसकी प्लिंथ पे पूजा करते थे, मान के कि मेरा ज्योतिर्लिंग और मेरा भगवान अंदर है। तो वो जगह, और काशी में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपकी ये पाठशाला का कार्यक्रम आप बहुत विस्तृत रूप से बताते हैं। मैंने अपने सूट में इस प्लेस की डिविनिटी, ये डिविनिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्यता का जिक्र किया, उल्लेख किया है स्कंद पुराण के सारे चैप्टर्स और वर्सेस से। काशी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी डिवाइन है, और मोक्ष की प्राप्ति वहीं होती है। क्योंकि हर धर्म का अंतोगत्व एंड होता है, एक जीवन, एक ह्यूमन आदमी का अंतोगत्वा
एंड होता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो, और इसीलिए आर्टिकल 21 अकेले में नहीं पढ़ा जा सकता है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और ये सारे पहलू हैं इस केस के। विष्णु भाई एक बात और बताइए, आज मैं इस पे शाम में 5 बजे राष्ट्रवाद में डिबेट भी कर रहा था, और मैंने चूंकि गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है तो मैंने जो मुस्लिम गेस्ट थे उनसे पूछा कि मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अंदर वीडियोग्राफी होगी होगी तो तब होने दिया जाएगा, इस एरिया बता दिया, बोले हाँ हो जाएगा। मैंने कहा मान लीजिए अंदर मंदिर मिल गया, तब आप लोग क्या करेंगे? भाई गंगा जमुनी तहजीब तो ये कहती है कि भाई अगर आपके भाई को कुछ का की जमीन है, उसकी संपत्ति है, मिल गया तो फिर भाई को दे देना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर अंदर मंदिर मिल गया तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मतलब इसका मसला यहीं खत्म नहीं होगा कि भाई तुम्हारा था ये लो चाबी, वो मसला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से होगा? 91 का एक्ट बदलना होगा वर्शिप वाला? यहां अगर अंदर सबूत मिले मंदिर के, नहीं मिले तो फिर तो मामला खत्म है, लेकिन अगर मिले तो आगे क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, हमने 7 दीवानी दावे बनारस की सिविल अदालत में डाले हैं, और उस पूरे पंच कोस को, ये तो सवाल सिर्फ इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का, विवादित ढांचे का है, पूरे 5 कोस के एरिया को अभिमुक्त क्षेत्र की मांग की है, जिसमें किसी और धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। उसके अगेंस्ट जब अगर वो एग्रीड होंगे, जब भी ट्रायल कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर ट्रैवल करेगा। 3 चरणों की वो प्रक्रिया है। पर वो एक अलग विषय। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि अगर नीचे मंदिर मिल जाता है तब क्या होगा, तब जो हमारा पॉइंट है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अट्रैक्ट नहीं होगा, वो बात साबित होगी। क्योंकि सुशांत भाई, इस चीज की ग्रेविटी को समझिए, इस चीज की महत्वता को समझिए कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ आपके नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद हो जाएगी। मैं इस बात को बार बार रिपीट करना चाहता हूं, या किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर एक क्रॉस लगा दिया जाए तो वो स्ट्रक्चर चर्च हो जाएगा, नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ है इस्लाम में कि मस्जिद के लिए, और किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछिए कि मस्जिद के लिए वैलिड वक्फ होना जरूरी है। वैलिड वक्फ के लिए उसकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, नीट एंड क्लीन संपत्ति होना जरूरी है, प्लेन लैंड पे बनना जरूरी है। और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि किसी और धर्म के स्ट्रक्चर को तोड़ के आप उसमें मस्जिद बना ले। और इसीलिए यहाँ पे मतलब सारी अगर इसको कवायद हो रही सरल है। शब्दों में दर्शकों के लिए समझाऊं कि मेरा फोन अगर आईफोन है और उस पर कवर में सैमसंग का लगा दूं तो सैमसंग का फोन नहीं हो जाएगा, अल्टीमेटली कवर हटेगा तो अंदर से आईफोन ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अगर वो कवर मैं ले लूं तो मैं अगर वो फोन ले लूं तो वो फोन सुशांत जी का ही रहेगा। हाँ। वो फोन मेरा कभी नहीं हो जाएगा। तो यही यहाँ पे मुद्दा हो रहा है, यही यहाँ पे लड़ाई हो रही है। और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 2 वर्ड यूज करता है, रिलीजियस कैरेक्टर, कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 के बाद नहीं बदला जाएगा। तो धार्मिक स्वरूप था क्या 15 अगस्त 1947 को, ये एक विषय। और दूसरी बात और रखना चाहता हूं, सारे मैं लीडर्स को सुन रहा था, मैं तो पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं अपना लीगल पक्ष रख रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसकी संवैधानिक वैलिडिटी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, वो लोगों को कोर्ट जाने का हक छीनता है। आज अगर मेरे को कोई, मैं किसी चीज से एग्रीव्ड हूं, आपने तो मेरा जबान बंद कर दिया, आपने तो मेरा मुंह बंद कर दिया। क्योंकि आप सेक्शन 4 पढ़िए, वो क्या कहता है कि आप 15 अगस्त 1947 से पहले की स्थिति को रेस्टोर करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 646 में क्या कहा है कि जो, और यही पराशरन साहब का आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे पिताजी का आर्गुमेंट हरिशंकर जैन साहब का सुप्रीम कोर्ट में यही था कि इतिहास में जो गलतियां तलवारों की नोक पे हुई हैं वो कैसे रेक्टिफाई होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 646 ऑफ राम जन्मभूमि जजमेंट में कहा कि आज के देश का सॉवरेन उसको रेक्टिफाई कर सकता है। और इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जुडिशरी इस देश में सॉवरेन फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है। इस देश के लोकतांत्रिक सेटअप में जुडिशरी इज वन ऑफ द सॉवरेन्स, इसीलिए हम कोर्ट के सामने गए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए गलत है क्योंकि आप लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार छीन ले रहे हैं। और दूसरी बात, अगर इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, अगर उसको रेक्टिफाई अगर करना है तो कैसे करेंगे सुशांत जी, आप बताइए। अगर पार्लियामेंट लॉ लाएगी तो क्या कोई मानेगा? तब आप कहेंगे पॉलिटिकल चीज है। तो कोर्ट से ही तो रेक्टिफाई हो सकता है, एविडेंस और सबूतों के आधार पे तो भाई अगर पार्लियामेंट लाएगी तो मानना होगा, तब पार्लियामेंट लाई थी तो माना था, आज पार्लियामेंट उसमें बदलाव करेगी तो मानना होगा। अगर अंदर सबूत मिलेंगे तो उस पर चर्चा होगी, तो ये चीजें भी हो सकती है। लेकिन पहले तो जरूरी है कि अंदर सर्वे हो, वीडियोग्राफी, और अंदर क्या निकलता है ये लोगों के सामने आ सके। विष्णु भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कानूनी लड़ाई जो चल रही है वो आज की नहीं। 1991 में सोमनाथ व्यास, प्रोफेसर रामरंग शर्मा
और हरिहर पांडे ने सर्वे के लिए वाराणसी की अदालत में याचिका लगाई थी। लेकिन इस याचिका में के कुछ ही दिनों में मस्जिद कमेटी तत्कालीन केंद्र सरकार के बनाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देकर हाईकोर्ट चली गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में स्टे लगा दिया। इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए। 2019 में वाराणसी की अदालत में इस मामले में फिर से जाकर सुनवाई हुई, तब ये हो रहा है। इतिहास ये भी है कि 1991 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद का ये जो पूरा इलाका था ये खुला हुआ था, ऐसा नहीं कि बैरिकेडिंग थी, उसके पहले सब खुला हुआ था। लेकिन 91 के बाद इसके परिसर को लोहे की बैरिकेडिंग से घेर दिया गया। यहां सुरक्षा बल के कैंप बन गए। जब ये पूरी मस्जिद खुली हुई थी तब भी इसके एक हिस्से का इस्तेमाल मंदिर के तौर पर होता था। कोई पूछे क्यों होता था? विध्वंस के हिस्से पर मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। 1991 तक ये मस्जिद वीरान रहती थी। कुछ ही लोग जो है वो यहां नमाज पढ़ने आते थे। लेकिन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद यहां अचानक नमाजियों की संख्या बढ़ गई। 1937 में कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार को दिया गया था। तब से बरसों तक व्यास परिवार ही मस्जिद के नीचे तहखाने की देखरेख करता था। व्यास परिवार मस्जिद के नीचे तहखाने में जाकर पूजा करता था। भाई, जो आज कहा जा रहा है कि वो तहखाना नहीं खुलेगा, उसमें लोग पूजा क्यों करते थे अगर वहां कुछ नहीं है? उस तहखाने में आज भी पुराने मंदिर से जुड़ी कई चीजें होने का दावा किया जाता है। व्यास परिवार कौन है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आपको लगा ये व्यास परिवार कहां से आ गया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर में नंदी, ज्ञानकूप, श्रृंगार गौरी समेत सभी जो देवस्थान है इसकी देखरेख करने वाला परिवार व्यास परिवार था। काशी में होने वाली पंचकोसी समेत सभी 130 तरह की परिक्रमा यात्रा ज्ञानवापी के व्यास पीठ से व्यास परिवार के ही संकल्प से प्रारंभ होकर वहीं समाप्त होती है। व्यास परिवार के पंडित केदारनाथ व्यास श्रृंगार गौरी के भी महंत रहे हैं। साथ ही संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान रहे। उनकी चर्चित पुस्तक काशी खंडेक्त पंचकोशात्मक यात्रा का 16 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 7 मई को मस्जिद परिसर में सर्वे टीम गई थी। बाहरी हिस्से में सर्वे टीम के कैमरामैन ने जो देखा वो भी आपको सुनवा देता हूं। सर्वे टीम के कैमरामैन ने मस्जिद परिसर में स्वास्तिक चिन्ह, कमल का फूल और दूसरे हिंदू प्रतीक देखे थे। वो खुद बता रहे हैं, और ये कोई ऐसे नॉर्मल कैमरामैन नहीं, वो जो सर्वे वाले कैमरामैन गए थे उनको सुनिए। कल आपने क्या क्या शूट किया? वो वेस्टर्न वॉल में क्या क्या देखा? श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है और कई जगह जो है आकृतियाँ हैं, स्वास्तिक है, कमल के फूल है, ये सब। तो आप वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया? जी, आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े। वो जी। और क्या देखा आपने? बस बाकी तो कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? नंदी भी देखा। जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर। और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। कैमरामैन गणेश शर्मा को आप सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं उन्होंने क्या देखा। यह अकेले इनकी बात नहीं है। काशी के रहने वाले डॉक्टर कुलपति तिवारी ने भी बड़ा दावा किया कि 1992 से पहले जब वो ज्ञानवापी के अंदर गए थे तो वहां परिसर में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग दिखा था। पिलर पर भगवानों के चित्र बने हुए थे। तो एक बार जरा देखिए, मैं आपको अगर ये दिखाऊं कि वो जो दावा कर रहे थे उसको अगर आप इस तरह से देखिए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है और उनका दावा है कि इसके ठीक अंदर जो ये आप देख रहे हैं शिवलिंग, ऐसा ही शिवलिंग वहां मौजूद होगा तहखाने में। ये वो दावा करते हैं। पिलर पर भगवानों के चित्र बने हुए हैं, खंबे हैं। अगर आप इसको मस्जिद को पलट दें तो वो जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, जो मंदिर की दीवार कही जाती है जिसमें श्रृंगार गौरी है, वहां भगवान के चित्र हैं। और उसमें आपको इस तरह से श्रृंगार गौरी नजर आएंगी, गणेश जी नजर आएंगे, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के चित्र वहां पर हैं। खंभों पर बौद्ध चक्र भी बने हुए हैं कहा जा रहा है। परिसर में ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती सबकी मूर्तियां हैं। और मंदिर का स्वरूप कैसा था वो भी दिखता है। कुलपति तिवारी से जो हमने बातचीत की थी उसका एक छोटा हिस्सा आपको दिखाता हूं, वो क्या बता रहे हैं। जो अंदर है बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है। जितने भी उसमें खंबे हैं पुराने समय के, इसमें जो है भगवान के, विष्णु के, लक्ष्मी के
यहाँ तक कि बौद्धों के चक्र आदि जो है सब कुछ जो है पिलर में खड़े हैं, जो पुराने कलाकृति द्वारा बना अनादिकाल से जो पत्थर बनते थे उसके हिसाब से हैं। मैंने जब देखा था तो उसमें कोयले की दुकान हुआ करती, पत्थर कोयले की दुकान थी, जिसकी एक महिला जो है वो उसमें पहले पत्थर के कोयले और लकड़ी कोयले पे खाना बनते थे, उससे जो है वो बेचती थी, उससे जो उसका रोजगार चलता था। जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तो उस समय जो है सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा ये लिया गया व्यवस्था कि भाई हम किसी भी तरह से इस मस्जिद को, मंदिर को सुरक्षित रखें। तो इन्होंने इनके मस्जिद जो अवैध मस्जिद है उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग करा दी। बैरिकेटिंग का अर्थ ये कर दिया कि भाई आपको नगर निगम की जमीन में उतनी जमीन आपको दे दी जिसको ये कहते हैं कि मेरा जो है मस्जिद है। मस्जिद में नमाज जो पढ़ते हैं ये इनका जो है जबरदस्ती का कब्जा है। ये बहुत भीड़ भाड़ से आते हैं, ये केवल दम दिखाते हैं, और नीचे का विशुद्ध रूप से मंदिर है, और ताखाने में नहीं जाने देना ये इनकी जो है अराजकता है या इनकी बड़ी गंदी सोच है। कुलपति तिवारी अपने दावे कर रहे हैं, वो दस्तावेज भी दिखा रहे हैं जो कहते हैं कि 165 साल पुराने हैं। जिस जगह पर ज्ञानवापी परिसर है उसका खसरा भी उन्होंने दिखाया। इस दस्तावेज में साफ साफ मंदिर का जिक्र है। दस्तावेज में जमीन का मालिकाना हक लक्ष्मी कुंवर के नाम दिखाया गया है। कुलपति तिवारी के मुताबिक लक्ष्मी कुंवर उनके पूर्वज थे। तो इस तरीके की तमाम बातें जो हैं वो निकल कर आती हैं, और इसलिए प्रश्न उठता है कि क्यों एक बार अंदर सर्वे नहीं हो सकता, इसका विरोध क्यों? कल कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा वो भी आपको बताऊंगा, उसमें क्या निकल कर आपको आएगा वो भी बताऊंगा। लेकिन ये भीड़ तंत्र ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे क्या रोक पाएगा, इसकी गुंजाइश ना के बराबर। अब दूसरे भीड़ तंत्र की बात करता हूं, और शाहीन बाग का चैप्टर, क्योंकि यहां भी एक ऐसा भीड़ तंत्र है जिस पर देश का कानून ऐसा लगता है नहीं चलता। शाहीन बाग का नाम तो अब देश में हर कोई जानता है। आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती उसके पहले ही भीड़ जमा हो गई। भीड़ तंत्र वहां भी दिख गया। भीड़ ने कार्रवाई का विरोध किया, लोग धरने पर बैठ गए। बुलडोजर पर चढ़कर विरोध हुआ। विरोध करने में महिलाएं भी शामिल थीं। इन लोगों का मकसद एक ही था कि कैसे भी एमसीडी की कार्रवाई को रोक दिया जाए। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोग पुलिस के साथ ही उलझ गए। तो मतलब पूरी तरीके से मामला जो है, और महिलाएं आ गई तो अब पुलिस भी क्या करती, वो बुलडोजर पे चढ़ने लगी। पूरी भीड़ आ गई, बुलडोजर भीड़ पे तो चढ़ती नहीं। तो आखिरकार बुलडोजर घुमाया गया, घुमाओ चलो वापस चलो। शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा तो सब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, और पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, फिर समर्थकों के साथ खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पहुंच गए। अमानतुल्लाह खान ने एमसीडी की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया, बुलडोजर चलने नहीं दिया, और अपने समर्थकों के साथ बुलडोजर के आगे खड़े हो गए। जब जहांगीरपुरी में चला था तो लेफ्ट के नेता खड़े हो गए थे, यहां आम आदमी पार्टी के नेता खड़े हो गए। आरोप लगाया कि अतिक्रमण की कार्रवाई का मकसद सिर्फ शाहीन बाग वालों को टारगेट करना है। अमानतुल्लाह ने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की साजिश है, जिसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि रोहिंग्याओं को बचाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। मैंने खुद आह्वान किया था, लोगों से खुद हटा लिया, मैं खुद आया था। और मैं अभी भी कह रहा हूँ एमसीडी वाले आए मेरे पास, मुझसे बताया कि ये इंक्रोचमेंट है, मैं खुद हटा दूंगा अपने बुलडोजर से। ये कार्रवाई क्या दर्शा रही है? ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, शाहीन बाग को टारगेट कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो, इनको पॉलिटिकल फायदा हो। ये आए हैं माहौल खराब करने, कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल खराब करने आए हैं, कुछ भी नहीं है। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण है तो मुझे बताओ, मैं बुलडोजर चला दूंगा अपना। क्यों भाई, आपको क्यों बताएंगे? ये कौन सा प्रोसीजर है? ये एमसीडी जो है वो किसी विधायक को बताएगी, विधायक अपना पर्सनल बुलडोजर लाएगा, वो चलाएगा?
ये वही अमानतुल्लाह खान हैं जिन्होंने सीए के विरोध में शाहीन बाग धरने को सपोर्ट किया था। ये वही अमानतुल्लाह खान हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन का पुरजोर समर्थन किया था। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसके समर्थन में मार्च 2020 में अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर दिया था कि आज ताहिर हुसैन सिर्फ इस बात की सजा काट रहा है कि वो एक मुस्लिम है। शायद आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह मुस्लिम होना है। यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यह साबित कर दिया जाए कि दिल्ली की हिंसा ताहिर हुसैन ने ही कराई है। मतलब इनको पहले से पता था कि ये तो प्रूव होना ही है, तो पहले ही बोल दो कि आगे प्रूव कर देंगे, लेकिन उसमें मुस्लिम कार्ड ले आए। आज भी इन्होंने कह दिया कि मुस्लिम इलाका है, शाहीन बाग इसलिए हो रहा है मुस्लिम बहुल इलाका। अरे भाई, दिल्ली के और इलाकों में भी हो रहा है, कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा, अलग अलग इलाकों में होगा। हर बार तराजू लेके बताना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है, अरे देखिए वहां भी हुआ, वहां भी हुआ, तब जाके ये लोग मानेंगे। और तब भी हो सकता है न माने। जिस ताहिर हुसैन के बारे में अभी दिल्ली की निचली अदालत ने कहा था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि आरोपी ताहिर हुसैन केवल एक साजिशकर्ता नहीं था, बल्कि एक्टिव दंगाई था। वो दंगों में मूक दर्शक नहीं था, वो दंगों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। वो दूसरे समुदाय को सबक सिखाने के लिए लोग इकट्ठा कर रहा था और उन्हें भड़का रहा था। ऐसे ताहिर हुसैन को डिफेंड कर रहे थे अमानतुल्लाह खान। गवाहों ने बताया कि ताहिर हुसैन मुस्लिम दंगाइयों का नेतृत्व कर रहा था और उन्हें भड़का रहा था, जिससे वो काफिरों को सबक सिखा सके। इसके भड़काने के बाद दंगाई और हिंसक हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तब भी आप इसी को डिफेंड कर रहे थे, फिर मुस्लिम कार्ड लेकर आ गए थे, आज फिर मुस्लिम कार्ड ले आए। क्या मुसलमान के लिए देश का कानून अलग है क्या? ऐसा तो है नहीं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबके लिए बराबर है। तो अगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चलेगा तो शाहीन बाग में भी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अमानतुल्लाह खान ने सरकारी काम में बाधा डाली। अब शाहीन बाग में अतिक्रमण का विरोध करने वाले नेताओं के खिलाफ नगर निगम सख्त एक्शन लेने जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दक्षिणी दिल्ली निगम के आयुक्त को पत्र लिखा है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डाली। इससे पहले दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मेयर मुकेश सुरयान को पत्र लिखकर राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की थी। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, विधायक और पार्षदों ने शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। कुछ लोग बुलडोजर के सामने लेट गए, इसलिए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत दूसरे संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज है। शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से तथाकथित सेक्युलर गैंग परेशान हो गया। शाहीन बाग में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सीपीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, मतलब लेफ्ट की पार्टी, और कार्रवाई को रोकने की याचिका थी। यही लोग जहांगीरपुरी भी गए थे। वृंदा करात याद है ना, वहां खड़ी हो गई थी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, रोको 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 बुलडोजर। इस बार कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके पहले मतलब कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है, ये लोग खुद ही चले गए फिर कोर्ट। अब कल तक शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीपीएम को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया और पूछा कि पीड़ित की जगह राजनीतिक दल कोर्ट क्यों पहुंचे हैं। यही बात जहांगीरपुरी में हुई थी। जहांगीरपुरी के लोग कोर्ट नहीं गए थे, ये नेता पहुंच गए थे। शाहीन बाग के लोग कोर्ट नहीं गए, वो बुलडोजर के सामने भीड़ लगा के खड़े हो गए। ये लोग उनका, हाँ, जैसे वो रिले रेस नहीं होता, तुम छुआ मैं जाके आगे दौड़ूंगा, वो छुआ, उधर दौड़ के पहुंच गए लोग सुप्रीम कोर्ट। ने पूछा कि तुम क्यों आए हो भाई? अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ में आता है, कोई पीड़ित नहीं है क्या, ये कोर्ट ने पूछा। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हाईकोर्ट नहीं गए तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि देश में अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ रोक नहीं लगाई गई है। शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहांगीरपुरी का मामला इमारत तोड़ने को लेकर था, इसलिए कोर्ट ने दखल दिया था। यहां इंक्रोचमेंट जो है वो सड़क को घेर रहा है, उसको हटाने दीजिए। यह वही शाहीन बाग है जो सीए के खिलाफ विरोध सेंटर का एपिसेंटर बन गया था। इसी शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 को सीए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ और प्रदर्शन के नाम पर लोगों में सीए का डर फैलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 मार्च 2020 को दिन रात चलने वाला शाहीन बाग जो है वो खाली हुआ था। आने जाने वालों को इस प्रदर्शन की वजह से दिक्कतों का सामना हुआ था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं भी इस धरने में शामिल हुई थी। 30 जनवरी 2020 को प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। अच्छा, आज जब ये अतिक्रमण हटाने की बात हुई तो कुछ लोगों ने कहा, अरे बेचारे गरीब लोग हैं, कोरोना का संकट है, इनका बिजनेस प्रभावित हो जाएगा। जब सीए का विरोध करने के लिए 4 महीने दुकान बंद करके बैठे थे, तब इनका बिजनेस प्रभावित नहीं हो रहा था।
आज तो कोई दुकान भी नहीं टूट रही है, उसके सामने का इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं तो इनका इतना बिजनेस प्रभावित हो जाएगा कि इन गरीबों पर कार्रवाई न करो। कल को कोई चोर बोलेगा कि मैं गरीब हूं, मुझे जेल में मत डालो, मेरे घर में भी दिक्कत थी कोरोना के संकट काल में, इसलिए चोरी कर रहा हूं। ऐसे थोड़ी चलता है। अगर कोई इलीगल काम करेगा तो इलीगल है वो अगर कोई इंक्रोचमेंट बनाना करना भी इलीगल है, चोरी करना भी इलीगल है, डकैती करना भी इलीगल है। इलीगल काम जो है वो गरीबी देख के उस पर कार्रवाई होगी क्या? लेकिन बुलडोजर आज उसी भीड़ तंत्र ने और उस भीड़ तंत्र के समर्थकों ने शाहीन बाग में नहीं चलने दिया। अब देखते हैं कल क्या होता है। पाठशाला में अब ताजमहल के तहखाने का चैप्टर। ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे के बीच अब आगरा में ताजमहल को लेकर भी याचिका लगा दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका लगाकर ताजमहल के 22 कमरों को खोलकर उनकी जांच कराने की मांग की गई। अयोध्या के बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और इस याचिका के समर्थन में कई ऐतिहासिक किताबों का भी हवाला दिया। अब ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है, ये सब पूछ रहे हैं। लेकिन पहले जानिए कि इस याचिका में क्या कहा गया है। बंद कमरों में देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया गया है। ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए, ये अपील की गई। इन कमरों की वीडियोग्राफी हो, यह भी अपील की गई। बंद कमरों की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से जांच कराई जाए। इतना ही नहीं, याचिका में ताजमहल के इतिहास को लेकर भी बात कही गई, जिसके मुताबिक राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण कराया था, जो बाद में विरासत के तौर पर जयपुर के राजा मानसिंह को मिली थी। इसके बाद इस संपत्ति की देखरेख का जिम्मा राजा जयसिंह के पास था। याचिका में लिखी बातों की माने तो मुगल बादशाह शाहजहां ने राजा मानसिंह के इस मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसे ताजमहल का नाम दे दिया गया। याचिका में इतिहासकार PN ओक की ताजमहल पर 1989 में लिखी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी का भी जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में नहीं बल्कि 1155 में हुआ था। मुगलों के हमले से काफी पहले इस ढांचे का निर्माण किया जा चुका था, यह किताब दावा करती है। किताब में ताजमहल को संस्कृत शब्द तेजो महालय का अपभ्रंश बताया गया है, यानी तेजो महालय से ताजमहल बन गया। ताजमहल को लेकर क्या दावे किए जाते हैं, जिसको लेकर जांच की मांग की जा रही है, उनको भी आपको बता देता हूं। कुछ कमरों के भीतरी किनारों पर हिंदू कलाकृतियां होने का दावा है। 22 कमरों में एक की छत पर हिंदू कलाकृति होने का दावा है। 22 बंद कमरों की दीवारों पर धतूरे के फूल की कलाकृति है, यह भी किया गया है दावा कि जिससे भोलेनाथ की पूजा होती है। धतूरे के फूल का आकार ओम जैसा है, यह भी दावा है। ताजमहल परिसर में 2 ड्रम हाउस हैं जिनका संबंध हिंदू संस्कृति से है। हिंदू मंदिरों और महलों में नगाड़े और ड्रम हाउस हुआ करते थे, जबकि इस्लाम में किसी मकबरे में ड्रम हाउस नहीं होता है। कार्बन डेटिंग में ताज का पूर्वी दरवाजा 1270 से 1448 के बीच का बताया गया, जबकि मुमताज बेगम की मौत ही 1631 में हुई थी, जबकि ताजमहल मुमताज की मौत के करीब 20 साल बाद बनकर तैयार हुआ, यह दावा किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग की तारीख और ताज के बनने की तारीख में 200 से 400 साल का अंतर कैसे है, यह इसमें पूछा जा रहा है। और इसीलिए अब देखना होगा कि क्या यहां भी दरवाजे खुलेंगे, और खुलेंगे तो उसमें क्या निकलेगा। पाठशाला में अब एलन मस्क पर एक स्पेशल क्लास। ट्विटर खरीदने के बाद से ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क चर्चा में बने हुए हैं। पाठशाला में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे एलन मस्क कब क्या ट्वीट कर दे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस बार एलन मस्क ने जो ट्वीट किया है, उसने एक नई बहस शुरू कर दी। आज सुबह एलन मस्क ने जो ट्वीट किया, पहले आप वो देखिए। इस ट्वीट में एलन मस्क ने लिखा कि इफ आई डाई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इट्स बी नाइस नोइंग यू। यानी मस्क ये कह रहे हैं कि अगर संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो जाती है तो ये जानकर अच्छा लगा। मस्क के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई कि क्या मस्क को किसी से खतरा है, क्या किसी ने मस्क को धमकी दी है। एलन मस्क को इस ट्वीट से ठीक 11 मिनट पहले एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी,
रोगोजिन सेंड दिस टू रशियन मीडिया, यानी रोगोजिन ने यह बयान रूसी मीडिया को दिया। अब ये रोगोजिन कौन है, पहले ये समझ लीजिए। दिमित्री ओलेगोविच रोगोजिन पुतिन के करीबी हैं। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के डायरेक्टर जनरल हैं। रोगोजिन यूक्रेन की मदद करने से मस्क से नाराज है। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स यूक्रेन को इंटरनेट सेवा दे रही है। मस्क की कंपनी ने यूक्रेन को आर्मी कम्युनिकेशन उपकरण भी दिए हैं। दरअसल यूक्रेन में इंटरनेट सेवा रूस के हमलों से पूरी तरह से तबाह हो गई थी। ऐसे में एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स के जरिए यूक्रेन को सैटेलाइट से इंटरनेट मुहैया करा रहे हैं, जिसका फायदा यूक्रेन की सेना उठा रही है। इसी से नाराज रोगोजिन ने मस्क को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। रोगोजिन ने कहा था एलन मस्क इस तरह यूक्रेन में फासीवादी ताकतों को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने में शामिल है। इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वो कितने भी मूर्ख क्यों ना हो। रशियन स्पेस एजेंसी को डायरेक्टर जनरल की धमकी के बाद ही एलन मस्क ने वो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात कही। हालांकि ये ट्वीट करने पर एलन मस्क को ट्विटर पर ही उनकी मां ने डांटा और मां की फटकार के बाद एलन मस्क ने लिखा कि वो जिंदा रहने की पूरी कोशिश करें। लेकिन भले ही मस्क ने यह ट्वीट रूस और पुतिन को चिढ़ाने के लिए किया हो, पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक की धमकी को हल्के में लेकर मस्क गलती करेगी, क्योंकि रूस की बातों को हल्के में लेने का अंजाम यूक्रेन जैसा हो सकता है। एलन मस्क जिस रशिया को चिढ़ाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, वो रशिया आज अपना विक्ट्री डे भी मना रहा है। पाठशाला में अब रशिया के इसी विक्ट्री डे परेड की क्लास। रूस ने आज अपना विजय दिवस मनाया। आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन युद्ध तो जारी है, किसी की जीत हुई नहीं, तो रूस ने विजय दिवस कैसे मना लिया भाई? रूस के इस विजय दिवस का यूक्रेन वॉर से कोई लेना देना नहीं। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे क्यों मनाता है, इसके पीछे का इतिहास आपको बता देता हूं। 9 मई 1945 को दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। रशियन आर्मी ने यूरोप के कई देशों में जर्मन सेना को खदेड़ दिया था। इसी की याद में हर साल रूस 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। विक्ट्री डे पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर परेड का आयोजन होता है। विक्ट्री डे परेड में रूस अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखाता है। विक्ट्री डे परेड में रूस ने उन टैंक्स का भी प्रदर्शन किया जिन्होंने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन में भाग लिया था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, टैंक पे टैंक आपको नजर आ रहे हैं, ये विक्ट्री डे की तस्वीरें हैं। ये टैंक्स अपने खास निशान के लिए काफी चर्चित हुए थे। यूक्रेन में रूसी टैंक्स पर जेड मार्क बना हुआ है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आपको जेड मार्क भी नजर आएगा। 77वें विक्ट्री डे के मौके पर मॉस्को में रूस ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। 2.5 महीने से यूक्रेन के साथ जंग जारी होने के बाद भी विक्ट्री डे परेड के जश्न पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि रूस जो है वो अभी कहीं लड़ाई भी लड़ रहा है। जैसे विक्ट्री डे मनता था वैसे ही मना। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने के साथ परेड शुरू हुई, जिसमें सेना की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। उसके बाद रूस ने अपना खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया। रूस के आधुनिक टैंक, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का प्रदर्शन परेड में किया गया। और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं था कि रूस जो है वो बहुत सामान्य तौर पर इस युद्ध को ले रहा है और उसके लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, वो अभी भी बेहतर स्थिति में है। ये नाटो देश जो हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको दिखाने के लिए भी था कि तुम जितने भी सैंक्शन लगा लो, हमारा मनोबल नहीं टूटा है। विजय दिवस के मौके पर रूस के लिए एक शर्मनाक तस्वीर भी सामने है। पोलैंड में रूस के राजदूत सर्गेई आंद्रीव आज पोलैंड के वॉर्सा में दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। वहां पर यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ पहले से कई प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। तभी किसी ने पीछे से रूसी राजदूत सर्गेई आंद्रीव पर लाल स्याही फेंक दी। प्रदर्शनकारी यूक्रेन का झंडा लेकर आए थे और रूस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब उन पर स्याही फेंक दी गई। ये तस्वीरें आज आई हैं रूस से। एक तरफ विजय दिवस और दूसरी तरफ कैसे उनके राजदूत का विरोध हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे खून ही निकल गया हो, लेकिन ये लाल स्याही है। उनका विरोध किया गया है और उस विरोध में उनके ऊपर लाल स्याही फेंकी गई। हमारे यहाँ होता तो काली नीली फेंकते हैं। वहाँ चूंकि ये दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से देखो यूक्रेन में खून बह रहा है, तो इसलिए दिखाने के लिए लाल स्याही डाल दी उसके ऊपर। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे थे विजय दिवस की, वो आपको दिखा रहा हूं। और ये पुतिन की तस्वीर है।
वो अभी जिस तरीके से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो चीज़ें कर रहे हैं, एक तरफ उनके राजदूत का विरोध, दूसरी तरफ सामान्य दिखने की कोशिश, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि रूस जिस तरीके से इस वक्त इस लड़ाई को लड़ रहा है, जिस तरीके से अपनी पोजीशनिंग कर रहा है, उसमें इन तस्वीरों का अहम है। विक्ट्री डे तो वो हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार इस तस्वीर से मैसेजिंग की कोशिश ज़्यादा कर रहा है। ये बड़ा स्पष्ट है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 8:55